हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे वे ऑप्टिक्स का 9th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। हमको पता है कि YDSC के अंदर हम दो स्लिट्स यूज़ करते हैं, S1 और S2। तो किसी भी एक स्लिट के सामने अगर हम कोई मीडियम रख दें, किसी मीडियम का स्लैब रख दें जो कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो सकता है, 1.3, 1.5 जो भी हो सकता है, लेकिन उस स्लैब के रखने से इंटरफेरेंस पैटर्न पर, फ्रिंज विड्थ पर और भी डिफरेंट पैरामीटर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, वही आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। बिकॉज इसके बेस पर JEE मेंस में और JEE एडवांस में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान से नोट कर लो, किस तरह से इसका प्रोसेस लगाना है, क्या सोचना है, और पूरा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चंस आए तो उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतना इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अपने टॉपिक को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ की पूरी कहानी है। तो आप टॉपिक डालो ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, इसका डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई एक रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जो इस तरह जा रही है, इसका वेवलेंथ कोई भी लैम्बडा हो, और इसके रास्ते में मैंने एक स्लैब रख दिया इस तरह से। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मान लो इसका जो थिकनेस है वो d है, इसका थिकनेस क्या है, d है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं। ओके, मतलब इसका जो स्लैब का थिकनेस है वो d है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है। ठीक है, अब ये जो मीडियम है और ये जो बाहर जो है एयर है, बाहर क्या एयर मतलब वैक्यूम है, अंदर जो है कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमको एक बात पता है कि रे ऑफ लाइट अगर एयर से कोई मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। भाई हमको पता है कि एयर के अंदर स्पीड मैक्सिमम होता है और किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड डिक्रीज हो जाता है, और उसका हमको इक्वेशन ही पता है। हमको पता है, क्या पता है हमको, कि V1/V2 होता है μ2/μ1। मतलब सिंपली जो V होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है। V जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ होता है। तो किसी अगर हम एयर से कंपेयर करें, देखो एयर में क्या होता है, एयर में उसका जो म्यू इक्वल टू होता है 1, और स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है वो c के बराबर होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर। और किसी मीडियम के अंदर क्या होगा, किसी मीडियम के अंदर जो म्यू है उसको हमने म्यू लिया है, मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, और उसका जो स्पीड है उसको हम v लेते हैं। ठीक है, एयर मतलब किसी मीडियम के अंदर उसकी स्पीड v है। तो v और c में क्या रिलेशन होगा, तो हम V1/V2 करते हैं तो c/v करता हूं मैं, c/v मतलब एयर अपॉन किसी मीडियम इक्वल टू μ2/μ1, मतलब म्यू बाई, ठीक है, मतलब c/v किया तो μ2/μ1 मतलब μ/1। हमने इस तरह से रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है v, तो यहां से v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा c/μ। ये सिंपली मतलब बहुत बेसिक सा प्रोसेस है कि किसी मीडियम के अंदर अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है ना, तो उसकी स्पीड जो है एयर के कंपैरिजन में म्यू टाइम्स जो है डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, 1/μ आ रहा है ना, तो 1/μ टाइम्स c आ रहा है। और हमको पता है कि म्यू की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। फॉर एनी मीडियम म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। तो ये जो v की वैल्यू है ना, ये देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 से बड़ा होगा, तो v की वैल्यू हमेशा जो है कि स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा कम ही आएगा। ओके, तो किसी मीडियम के अंदर जाता है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। ओके, तो मैं बोलूँ कि ये d डिस्टेंस जो है, मतलब देखो ये d थिकनेस का स्लैब है, तो ये d डिस्टेंस ये रे ऑफ लाइट कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टाइम टेकन बाय रे टू ट्रैवल d डिस्टेंस इन मीडियम। ठीक है, और वो टाइम को मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टाइम क्या होगा, हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम जो कि मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देयरफॉर T इक्वल टू डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है v। भाई इस मीडियम के अंदर स्पीड क्या है, बाहर तो स्पीड c है लेकिन अंदर स्पीड क्या है v। भाई इस मीडियम के अंदर हम देख रहे हैं ना, ये d डिस्टेंस किसके अंदर है, मीडियम के अंदर है। तो इस मतलब डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है t। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, उससे हमने लिखा है ये। तो अब v जो है हम एयर का कंपेरिजन में लिखाना चाहें, देखो हम जानना चाहते हैं कि एयर से मतलब कितना डिस्टेंस होगा, तो हम जो है v इक्वल टू c/μ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c/μ, तो म्यू ऊपर हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा म्यू इंटू d बाई
सी, ठीक है। वी की जगह हमने सिंपली जो है सी बाई म्यू पुट कर दिया। मतलब ये क्या है बताओ, ये म्यू डी बाई सी क्या है। अब इक्वेशन देख के मत डरो, ये क्या है कि भाई डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मतलब किसी रे को किसी मीडियम के अंदर डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो जो भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो इंटू डी बाई सी। सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, डी क्या है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने मीडियम के अंदर। क्लियर है, ये हमने टाइम निकाल लिया। अब हम जानना चाहते हैं, देखो मेरी बात सुनो, हमको पता है कि यही अगर मतलब इतने टाइम में अगर वो रे ऑफ लाइट एयर में होती तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती। फिर से मेरी बात सुनो, हमको पता है किसी भी मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट की स्पीड घट जाती है। सोचो यही रे ऑफ लाइट अगर एयर में होती, अगर ये एयर में ही ट्रैवल कर रहा होता तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती, तो स्पीड ज़्यादा होता तो क्या डिस्टेंस वो ज़्यादा ट्रैवल करता इतने टाइम में। ये टी टाइम है ना, इतने टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता। तो हम निकलना चाहते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो। सोचो ये रे ऑफ लाइट अगर एयर में हो, जैसे मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, तो इसके जस्ट परपेंड यहाँ पे कोई एक ए पॉइंट लेता हूँ और सेम ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। ओके, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस तरह से आ रही है। ओके, तो मैं अगर टाइम फिक्स कर दूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं टाइम फिक्स कर दूँ मतलब जितने टाइम में डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतने टाइम में डेफिनेटली ये जो है डी से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतने टाइम में डेफिनेटली ये डी से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और वो जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एल क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन द एयर। ठीक है, इसको मैं साइड में रफ कर देता हूँ और एल की वैल्यू लिखता हूँ मैं। डस्टर कहाँ गया, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल डिफाइन कर देते हैं बिकॉज वेरिएबल का भी इंपॉर्टेंस है, तो एल डिफाइन कर दे रहा हूँ। एल क्या है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय रे इन टाइम टी, जो कि मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इन एयर। ठीक है, तो एयर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको मैंने जो है मतलब उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एल हमको पता है डेफिनेटली जो है वो डी से तो ज़्यादा ही है। क्यों, क्योंकि एयर के अंदर स्पीड ज़्यादा है ना। तो हम निकलना चाहते हैं उतने टाइम में कितना डिस्टेंस वो एयर में ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम, हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है यहाँ पे एल, मान लेते हैं एल डिस्टेंस है और स्पीड कितना है सी। एल डिस्टेंस स्पीड कितना है सी, तो यहाँ पे जो है एल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी इंटू कैपिटल टी। तो यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर दो जो कि हो जाएगा म्यू डी बाई सी, क्योंकि हम टाइम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इतने टाइम में, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई म्यू डी बाई सी। तो यहाँ से सी कैंसिल, तो एल की जो वैल्यू आ गई मेरी वो है म्यू डी। एल की जो वैल्यू आ गई मेरी म्यू डी। तो एल देखो म्यू हमको पता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो एल होगा हमेशा जो है डी से बड़ा आएगा। एल होगा हमेशा वो डी से बड़ा आएगा। मतलब सिंपल इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है पता है, कि जितने टाइम में रे ऑफ लाइट डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम के अंदर, अगर वही रे ऑफ लाइट एयर के अंदर होती तो उतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती, म्यू टाइम्स ऑफ डी। अगर रे ऑफ लाइट मीडियम के अंदर डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन टाइम टी, उतने टाइम में अगर वो रे ऑफ लाइट एयर में होती तो म्यू इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती। और म्यू जो हमेशा 1 से बड़ा होता है तो डी की वैल्यू हमेशा जो है एल की वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा, मतलब डी से तो बड़ा ही होगा। क्लियर है, मतलब एयर के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब सिंपली देखो, अब यहाँ पे 2-3 टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डी है ना, यहाँ पे नोट कर लो, डी जो है कहाँ लिखूँ, कहीं लिख देता हूँ। चलो, ये डी जो है ये ज्योमेट्रिकल, जी जो है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है। चलो यहीं लिखता हूँ, चलो यहीं लिखता हूँ। डी क्या है यहाँ पे, अभी समझ पड़ेगा क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, डी जो है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, और एल क्या है, एल इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। एल इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एक बार इसको ध्यान समझना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा मतलब कंफ्यूज रहते हैं, क्या हो गया ऑप्टिकल, क्या ज्योमेट्रिकल है, कौन सा डिस्टेंस बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सिंपली समझो कि हमको लग क्या रहा है, हमको लग ये रहा है कि ये रे ऑफ लाइट डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो वैक्यूम के अंदर। ये हमको क्या है, जो हमको दिख रहा है ना, जो हमको दिख रहा है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। हमको क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डी। लेकिन वही रे ऑफ लाइट अगर एयर में होती तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, एल। तो एल क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, मतलब जितने टाइम में रे ऑफ लाइट डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मीडियम में, अगर उसको रे ऑफ लाइट को हम एयर में देखें, वही रे ऑफ, यही रे ऑफ लाइट यहाँ है। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट जा रही है वही रे ऑफ लाइट यहाँ है।
तो अगर वो एयर में जा रही होती तो वो म्यू डी डिस्टेंस ट्रैवल करती, ठीक है। मतलब हमको देखने में लग रहा है डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लेकिन एक्चुअली में कितना ट्रैवल कर रही है वो एल, जो कि है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकली वो जो है म्यू डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक्चुअली में देखने में ज्योमेट्रिकली वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ऑप्टिकली वो जो है म्यू इंटू डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सिंपल आपको ऐसे याद रखना है कि जितने टाइम में रे ऑफ लाइट डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मीडियम बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, उतने टाइम में रे ऑफ लाइट किसी मतलब एयर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वही है हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमको देखने में लगा डी डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअली में कितना है वो म्यू इंटू डी। मतलब एक्चुअली में ये रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है जितना हमको दिख रहा है। हमको दिख रहा है डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लेकिन ट्रैवल कितना कर रही है वो म्यू इंटू डी, मतलब डी से ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ जाता है पाथ का डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाथ का डिफरेंस। हम रे ऑफ लाइट को एयर से कंपेयर करें तो वहाँ पे आ जाता है पाथ का डिफरेंस, और उसको हम समझते हैं, ठीक है। पाथ का डिफरेंस कैसे आ रहा है, हमको लग रहा है डी डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली में कितना ट्रैवल कर रही है वो जो है म्यू डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो आ गया पाथ का डिफरेंस, मतलब एल की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, ये म्यू इंटू डी, और ये जो वैल्यू है डी है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा हमारा पाथ का डिफरेंस, है ना। देखो ये इतना ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इतना है, तो ये हमारा आ जाएगा पाथ का डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका पाथ इतना है, इसका पाथ इतना है, दोनों एक ही रे ऑफ लाइट है, बस उसको हम देख रहे हैं अलग अलग मीडियम में क्या हो रहा है वो। तो सिंपली अगर स्लैब रख देना तो हमको जो डिस्टेंस लग रहा होता है वो एक्चुअली में उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है रे ऑफ लाइट। मतलब सिंपली हम देखेंगे अभी स्लिट्स में आगे स्लैब लगेगा, आपको लगेगा कि भाई कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना डिस्टेंस वो उससे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता है अगर उसको एयर में हम देखें तो। ओके, चलो इतनी बात समझ पड़ गई। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। तो जो पाथ डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा इक्वल टू एल माइनस डी लिख सकता हूँ ना भाई। इसने इतना, इसने इतना, तो एल माइनस डी, एल की वैल्यू क्या है म्यू डी माइनस डी, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी, म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी। अब हर बुक में इसको थिकनेस को टी लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे डी लेके इसलिए चला बिकॉज आप जो है टाइम टी और थिकनेस टी में कंफ्यूज ना हो, बिकॉज दोनों टी होते हैं ना, तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है। लेकिन बुक में आपको जनरली ऐसा फॉर्मूला लिखेगा, बुक में दिखेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। मैं टी में इसलिए डेरिवेशन नहीं किया ताकि आप जो है कैपिटल टाइम टी और स्मॉल टाइम टी में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, थिकनेस और वो टाइम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए डी लेके चला तो आपको जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पाथ का डिफरेंस आ गया। देखो इतनी कहानी हमने क्यों की, क्योंकि अगर हम उसको देख रहे हैं ना तो एक्चुअली में पाथ का डिफरेंस आ रहा है, और पाथ का डिफरेंस से तो पूरी वाईडीएससी रिलेटेड है भाई। पाथ का डिफरेंस निकालना ही वाईडीएससी का काम है, ठीक है। वाईडीएससी में मेन काम हम जो पढ़ लिए, आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो निकालना होता है वो पाथ का डिफरेंस होता है। तो स्लैब का डालने की वजह से भी पाथ का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। तो बस वही कहानी हम देखने वाले हैं आगे। इतनी बात आपको समझ पड़ी, चलो। अच्छा, पाथ का डिफरेंस हमको मिल गया तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ना। पाथ का डिफरेंस अगर हमको मिल गया तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, वो तो बहुत ही आसान बात है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस, ठीक है। हमको पता चल गया, क्या पता चला हमको कि पाथ का डिफरेंस कितना आता है स्लैब को पुट करने से। पाथ डिफरेंस कितना है हमारा, डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब है और टी जो है थिकनेस ऑफ द स्लैब है। अगर हमको पाथ डिफरेंस मिल गया तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फेज का डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो तो 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू जो है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी, ये मेरा आ गया फेज का डिफरेंस। तो कभी पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस पूछे तो उसको भी आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हो। ओके, आई होप सो ये आपको समझ पड़ा होगा। अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यही कहानी हम जो है वाईडीएससी में लगा के देखते हैं कि मतलब भाई वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, सेटअप के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, चलो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो हमारे पास, ठीक है, स्लिट्स हैं और यहाँ पे स्क्रीन है। स्लिट से जो है डी डिस्टेंस का है, ये S1 सोर्स, S1 स्लिट, S2 स्लिट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो अभी कोई स्लैब नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ से अगर रेस ऑफ लाइट इस तरह से आ रही हैं तो अभी तो जो है कोई स्लैब नहीं लगा है यहाँ पे, तो
कोई स्लैब नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली बीच में बनेगा सेंटर ब्राइट, फिर बाद मतलब फर्स्ट मिनिमा, नीचे भी फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे भी फर्स्ट मतलब इस तरह से पैटर्न बनता रहेगा पूरा, क्योंकि कोई स्लैब नहीं लगा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, एग्जैक्टली बीचों बीच, क्योंकि इसने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एग्जैक्टली बीच में क्या बनेगा, सेंटर ब्राइट बनेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, अब मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्लैब डाल दे रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ पे स्लैब डाल दिया जिसका थिकनेस जो है टी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, बीच में एक स्लैब डाल दिया। तो मेरे को बताओ कि पहली बात कि यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर ब्राइट बनेगा क्या, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली बीचों बीच सेंटर ब्राइट बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों का रीज़न अपने मन में सोच लो, बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये क्लियर करो, ठीक है। सोच लिया, अब क्यों बनेगा वहाँ पे, या बनेगा नहीं बनेगा, क्यों बनेगा या क्यों नहीं बनेगा, दोनों का रीज़न होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलो मैं आप प्रोसीड करता हूँ, आप देखना आपका आंसर राइट है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इस तरह से ले जाऊँगा, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से ले जाऊँगा, देखो ध्यान से, मैं एक रे ऑफ लाइट इस तरह से लेके गया जो कि स्लैब में से पास कर रही हैं, और एक रे ऑफ लाइट जो है मैं इस तरह से लेके गया, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, देखो ज्योमेट्रिकली तो दोनों सेम डिस्टेंस सॉल्व कर रहे हैं, हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। हमको देखने में क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस जो कि मान लो कोई पॉइंट, मेरा ये क्या है, मेरा स्क्रीन है, ये देखने में हमको लग रहा है कि दोनों डिस्टेंस जो है सेम है, लेकिन हमको पता है कि जो स्लैब वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लैब में अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मतलब एयर के अंदर तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो रे ऑफ लाइट, मतलब एक्चुअली में अगर ये रे ऑफ लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा होता तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे स्लैब की वजह से आ रहा है पाथ का डिफरेंस, आ रहा है पाथ का डिफरेंस। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पाथ का डिफरेंस 0 होगा कि नहीं होगा, हमको चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे पाथ का डिफरेंस 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर नहीं है भाई, ये तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, स्लैब, मतलब पहले से म्यू -1 टाइम्स ऑफ टी का पाथ डिफरेंस लेके चल रहा है। मतलब ये जो S1P है ना, मान लो ये पॉइंट P है, तो जो S1P है वो इस ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा डिस्टेंस, मेरी बात सुनो यहाँ पे लिख दो, S1P इस, यहाँ पे S1P है तो बोलो दिस रे, मतलब ये जो रे है इसको कोई नाम देता हूँ, चलो फर्स्ट रे नाम देता हूँ या सेकेंड रे, तो फर्स्ट रे इज ट्रैवलिंग एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो एक्स्ट्रा बोलो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है वो, इसको डेल्टा एक्स डिनोट किए हैं जो कि हो जाएगा म्यू -1 टाइम्स ऑफ टी। तो पहले से इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये इसने तो कम ट्रैवल किया, तो दोनों एक्जैक्टली इस पॉइंट पे आके कैसे मिलेंगे, पर उनको मिलने के लिए देखो एक्जैक्टली सेंटर ब्राइट कहाँ बनेगा, देखो अब ये सेंटर ब्राइट नहीं है, लेकिन पहले सेंटर ब्राइट यहाँ पे क्यों बन रहा था, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम थे, लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, कौन सा ज़्यादा है, फर्स्ट वाला ज़्यादा है, ठीक है, फर्स्ट वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो बताओ अब मेरी दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेंटर ब्राइट कहाँ बनेगा, कहीं ना कहीं तो बनेगा ही, तो ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, सेंटर ब्राइट कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। तो मेरा बात सुनो, मैं आंसर बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज करके सोच लो। आंसर ये है कि सेंटर पॉइंट वहाँ बनेगा जहाँ पे दोनों का पाथ लेंथ बराबर हो, जहाँ पे दोनों का पाथ लेंथ बराबर हो, हमको जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेके चलना है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों का पाथ लेंथ बराबर हो जाएगा वहाँ बनेगा सेंटर ब्राइट। तो दो क्वेश्चन आता है कि यहाँ बनेगा कि एक यहाँ बनेगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे स्लैब रखा है उसके सामने बनेगा सेंटर ब्राइट कि उसके यहाँ पे नीचे बनेगा सेंटर ब्राइट। तो सोचते हैं, चलो अगर नीचे बनाओ, अगर मैं यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से लेके जाऊँ, हम सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाऊँ और एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाऊँ, तो बताओ नीचे सेंटर ब्राइट बनने की पॉसिबिलिटी है क्या, दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे तभी बनेगा सेंटर ब्राइट। अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ ना, तो देख रहे हो कि मतलब ये वाला रे और भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये रे और एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और ये जो है और कम ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो और भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये तो और कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ब्राइट तो बन ही नहीं सकता। सेंटर ब्राइट वहाँ बनेगा जहाँ पे दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, ये तो स्लैब में से पास हो रहा है, पहले से एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और नीचे ले जाओगे तो और भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब थोड़ी पाथ डिफरेंस वहाँ 0 होगा, पाथ डिफरेंस वहाँ 0 होगा जहाँ दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं P, ये मतलब यहाँ पे चलो P लेते हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रे ऑफ लाइट इस तरह ले जाता हूँ, ठीक है, बीच वाला हटा देता हूँ, ओके।
अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल सेंटर ऑफ राइट। ठीक है कि भाई अगर ओरिजिनल सेंटर ऑफ राइट मतलब अगर कोई स्लैब व्लैब नहीं होता तब यहाँ पे सेंटर ब्राइट बनता, लेकिन अब जो है शिफ्ट हो गया है। तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है हम देखते हैं। हमको पता चल गया ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ क्यों बनेगा? क्योंकि आप देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, ये देखो, अब देखने में हमको क्या लग रहा है? देखने में हमको ये लग रहा है कि जो H2P है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस वो ज़्यादा है और ऑप्टिकली ये डिस्टेंस ज़्यादा है। मेरी बात सुनो, हमको क्या लग रहा है? देखो इसमें पहले से ही पार्ट डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें से पहले से ही पार्ट डिफरेंस है। इसमें जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है? μ-1 टाइम्स ऑफ टी। अब इन दोनों रे में देखो, देखने में क्या ज्योमेट्रिकली कितना पार्ट डिफरेंस है। हम क्या करते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे कि भाई, और बोलते थे कि भाई अगर यहाँ पे इस तरह से होता, ये एंगल अपना थीटा होता, ठीक है, ये थीटा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी थीटा, तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है डी साइन थीटा। मतलब ज्योमेट्रिकल जो है डी साइन थीटा का पार्ट डिफरेंस है और ऑप्टिकली जो है μ-1 टाइम्स ऑफ टी का पार्ट डिफरेंस है। तो जहाँ पर दोनों का पार्ट डिफरेंस बराबर हो जाए, जहाँ पर दोनों का पार्ट, मतलब सोचो, में देखो सिंपली समझो, ये जितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ना, वही ये बराबर हो जाए ना, तो यहाँ पर हमको सेंटर ब्राइट मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सेंटर ब्राइट पहली बात तो जिस तरफ स्लैब रखा होता है उस तरफ बनता है, क्योंकि ये इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल कराना है। जहाँ स्लैब रखा है वो रे को कम डिस्टेंस ट्रैवल कराना है और इसको ज्योमेट्रिकली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, क्योंकि ये तो पहले से एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये तो पहले से एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, इसको हमने और एक्स्ट्रा ट्रैवल करा है डी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा कि नाउ सेंट्रल ब्राइट विल बी शिफ्टेड, सेंट्रल ब्राइट लिख दो, ठीक है वो पॉइंट। इसको यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट। सेंटर ब्राइट विल बी शिफ्टेड ठीक है, विल बी शिफ्टेड वेयर इन द डायरेक्शन, ऐसा बोलो, इन द डायरेक्शन वेयर स्लैब इज केप्ट, वेयर स्लैब इज केप्ट। मतलब सिंपली अगर स्लैब में नीचे की तरफ रखता है ना, यहाँ पर स्लैब रखता तो सेंटर ब्राइट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन स्लैब हमने यहाँ पे रखा तो सेंटर ब्राइट यहाँ पे। तो सेंटर ब्राइट कितना शिफ्ट हुआ है हम देखते हैं। मान लो जो है वाई डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ठीक है, मान लो सेंटर ब्राइट जो है वो वाई डिस्टेंस शिफ्ट हुआ। अब ये मैक्सिमा नहीं, मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं कि एक्जैक्टली बीचों बीच जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो वो पॉइंट, वो मैक्सिमा का ही पॉइंट होता है, लेकिन वो कितना शिफ्ट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं कितना शिफ्ट हुआ है वो, तो हम वाई डिस्टेंस हमको निकालना है। अब वाई डिस्टेंस कैसे मिलेगा? जहाँ देखो सेंटर ब्राइट बनता कहाँ पे, जहाँ पे दोनों का पाथ लेंथ बराबर होता है। तो दोनों का पाथ लेंथ बराबर कैसे होगा? इसका जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है और इसका ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, दोनों सेम हो जाए। तो सेम कैसे होंगे? तो μ-1 टाइम्स ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डी साइन थीटा, शुड बी इक्वल टू डी साइन थीटा। हमको पता है कि यहाँ पे जो डी होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन डी होता है, ये सब कहानी तो आपको पता ही है कि लैम्बडा इज वेरी वेरी लेस देन डी होता है। तो हमको पता है थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अप्रॉक्सीमेटली, या तो यहीं लिख देता हूँ, चलो साइन थीटा क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है। और यहाँ पे जो tan थीटा होता है वो y/d होता है। ये सब तो हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है, ये सब कहानी तो बहुत कर चुके हैं। tan थीटा क्या होता है? y/d। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि μ-1 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू डी इंटू y/d, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने, y/d होगा ना ये ट्राइंगल में से। चलो तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ जाएगी μ-1 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी बाई स्मॉल डी, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। सिंपली देखो लैम्बडा की जगह पर μ-1 टाइम्स टी आ गया, ऐसे याद रख सकते हो आप। हमको पता है कि मैक्सिमा क्या बनता है? लैम्बडा डी बाई डी होता है, लैम्बडा की जगह पर μ-1 टाइम्स ऑफ डी आ गया, ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये क्या आ गया अपना? ये y क्या है? अपना शिफ्टेड सेंट्रल ब्राइट है। क्या है? शिफ्टेड सेंट्रल ब्राइट। मतलब सेंटर ब्राइट अब यहाँ पे बनेगा। सेंटर ब्राइट कहाँ बनेगा? यहाँ पे सेंटर ब्राइट, ओके, यहाँ पे बनेगा सेंटर ब्राइट। उसके ऊपर बनेगा फर्स्ट मिनिमा, उसके नीचे ही बनेगा यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, ओके। मतलब बाकी सब कहानी सेम रहेगी, सिंपली जो पैटर्न यहाँ पे बन रहे थे ना वो पैटर्न जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गए। बाकी फ्रिंज विड्थ उसमें फर्क नहीं आएगा। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? देखो देयर विल बी, लिख दो यहाँ पे, देयर विल बी
नो चेंज इन फ्रिंज विथ, नो चेंज इन फ्रिंज विथ। क्यों? क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी, बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आया, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज, ना लैम्बडा चेंज कर रहा है, ना डी, ना स्मॉल डी, तो कोई भी चेंज नहीं कर रहा भाई। जिस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है उस पॉइंट पे ना लैम्बडा चेंज कर रहा है, ना कैपिटल डी, ना स्मॉल डी, तो फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आया। चेंज सिर्फ किस में आ रहा है? चेंज सिर्फ क्या हो रहा है कि जो सेंटर ब्राइट यहाँ बन रहा था वो थोड़ा ऊपर बनेगा, बाकी उसके नीचे जो फर्स्ट मिनिमा बनता था उसके ऊपर फर्स्ट मिनिमा बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा। तो वो सब कहानी तो सेम ही है, उस सब कहानी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज इतना ही है कि खाली जो इस तरफ से शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मतलब जो एग्जैक्टली बीचों बीच बन रहा था वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि स्लैब हमने ऊपर रखा है, नीचे रखते तो नीचे की तरफ चला जाता। कितना शिफ्ट हुआ है? और देखो ये क्या है, ये वाई डिस्टेंस क्या है कि मतलब ओरिजिनल सेंटर ऑफ राइट से कितना शिफ्टेड सेंटर ऑफ राइट बना है। ठीक है, शिफ्टेड सेंटर ऑफ राइट फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर ऑफ राइट। ओके, ये बात क्लियर रखना अपना। अच्छा, अगर आपको पूछूं, चलो इतनी बात तो क्लियर है आपको, अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट मैक्सिमा निकालो, बताओ कहाँ पे होगा? फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होगा? ठीक है, ओके, सेंटर ब्राइट कहाँ पे है? शिफ्टेड सेंटर ब्राइट, जो कि हम y निकाल चुके हैं, क्या है? म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी बाई डी। चलो ये हमारा क्या है? शिफ्टेड सेंटर ब्राइट। ओके, तो लिख दो न्यू सेंटर ब्राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मैक्सिमा निकालो, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा? तो हमको पता है कि भाई ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल से पूछा है, ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर ब्राइट, फ्रॉम ओरिजिनल सेंटर राइट। क्यों पता है? क्योंकि मैं अगर इस पॉइंट से पूछूं तब तो कहानी सेम ही होगी लैम्बडा डी बाई डी, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ी चेंज किया है, खाली जो पॉइंट है पूरा शिफ्ट हो गया, सारे पॉइंट शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर हम पूछूं कि मतलब कि न्यू सेंटर राइट से मतलब कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे लैम्बडा डी बाई डी। लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि ओरिजिनल से कितना शिफ्ट हुआ है सेंटर राइट, तो आप बोलोगे कि भाई इतना जो है अपना सेंटर राइट है उसमें और लैम्बडा डी बाई डी ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट मैक्सिमा जो हो जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, देखो हमको क्या पढ़ना है कि म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी बाई डी, सेंटर राइट है, उसमें और जो है लैम्बडा डी बाई डी में ऐड कर दूं, तो बन गया फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा इसके नीचे ही बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस कर देता हूँ, चलो प्लस और माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है नीचे की तरफ भी बन रहा है ना, दोनों तरफ बन रहा है, तो प्लस और माइनस लैम्बडा डी बाई डी, मतलब सेंटर ब्राइट से ऊपर भी बन रहा है, सेंटर ब्राइट से नीचे ही बन रहा है, जो पूछा उसके हिसाब से आप निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर nth पूछा होता, nth मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, आप लिख देते y nth हो जाएगा, तो हो जाएगा ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सेंटर ब्राइट तो इतना ही शिफ्ट हुआ प्लस n लैम्बडा डी बाई डी। ओके, ये बात क्लियर है। अच्छा मिनिमा बात करूँ तो, वैसे nth मिनिमा की बात करूँ तो हो जाएगा y nth मिनिमा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, प्लस और माइनस कर दो। ठीक है, प्लस और माइनस हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा डी अपॉन 2d। यही तो कहानी होगी सिंपली, पर उसके नीचे फर्स्ट मिनिमा वो बन रहा है, वो सब हम निकाल सकते हैं। बस मेन बात इतना है कि पार्ट डिफरेंस जो है, पार्ट डिफरेंस आ रहा है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी, और फर्स्ट मतलब कहाँ, वो सब कहानी हम सब निकाल सकते हैं। खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि स्लैब के डालने से म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी का पार्ट डिफरेंस आता है, बाकी उसके ऊपर से आप सारी कहानी निकाल सकते हैं। ओके, जो भी आपको पूछा हो सब निकाल सकते हो आप। आई होप तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत क्वेश्चन से अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप ट्राई करो। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई करो। ओके, मान लो यहाँ पे एक स्लैब है जो कि टी थिकनेस का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, जो टी थिकनेस का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है,
ओके, अपना S1 है, ये S2 है, इसके बीच में डिस्टेंस जो है स्मॉल d है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है कैपिटल D है। वो सारी कहानी ट्रू है कि d इज़ वेरी ग्रेटर देन d, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लैम्बडा इज़ वेरी वेरी लेस देन d, ठीक है, ये सब कहानी ट्रू है। ओके, अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बन रहा है सेंटर ब्राइट, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बन रहा है सेंटर ब्राइट, यहाँ बना है अपना फर्स्ट मिनिमा और यहाँ बना है अपना फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ बना है फर्स्ट मिनिमा, यहाँ बना है फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, इतनी बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन में वो मैक्सिमा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे इंटेंसिटी जो है 2I है, पॉइंट P पे क्या है, इंटेंसिटी जो है 2I, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट P पे इंटेंसिटी क्या है, 2I। आपको निकालना क्या है कि फाइंड द पाथ डिफरेंस, फाइंड द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, मतलब इन दोनों में जो इंटेंसिटी आ रही है ना, आई की आ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी दोनों सोर्स में सेम इंटेंसिटी आई की आ रही है। फाइंड द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, बस चलो इतना ही क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, जो वेरिएबल है हमारे पास, d लैम्बडा जो भी है, d लैम्बडा स्मॉल d, जो आपको यूज में आ सके, ठीक है, जितने टर्म के अंदर यूज में आ सके, थीटा भी अगर यूज में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पाथ डिफरेंस निकालो इस पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे हम बताओ। हमको पता चल गया कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है, 2I की, भाई इस रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है। हमको पता है यहाँ पे मैक्सिमा तो बनना ही नहीं होगा, अगर यहाँ पे स्लैब नहीं होता तब तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैक्सिमम बनता और इंटेंसिटी होती 4I, लेकिन यहाँ पे स्लैब आ गया तो बोल रहे हैं वहाँ पे इंटेंसिटी 2I है। क्वेश्चन में चलो फाइंड द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ d एंड फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, थिकनेस ऑफ स्लैब पूछा है। ओके, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो हमको पता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है 2I है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, I और I होती है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 4I cos स्क्वायर 5/2। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना दिया है, 2I, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना दिया है, 2I, तो 2I इक्वल टू 4 × I cos स्क्वायर 5/2, तो यहाँ से I कैंसिल, तो 1/2 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे cos 5/2 आ जाएगा प्लस और माइनस 1/√2। देखो यहाँ पे चेंजेस है, मैंने ये पॉइंट आपको ऐसे दिखाने के लिए नहीं दिया है कि फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में, ये हिंट है क्वेश्चन में कि आपका जो इंटेंसिटी लाइक कर रहा है वो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमा होता है वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का, है ना, मैक्सिमा होता है वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होता है, या पार्ट डिफरेंस कितना होता है मैक्सिमा पे, पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्बडा का। ठीक है, पार्ट डिफरेंस कितना होता है, n लैम्बडा का। ये फर्स्ट मिनिमा है, मतलब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस λ/2 का होगा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्बडा का होगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है तो फेज डिफरेंस कितना आता है, हमको फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/2, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये पाई। मतलब जब मिनिमा होता है वहाँ पे फेज डिफरेंस होता है पाई का, अब जब यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है वहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π का। मतलब सिंपली ये जो पॉइंट P है ना, ये फेज डिफरेंस की बात करें तो वो पाई और 2π के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो पाई और 2π की, या लैम्बडा की बात करें तो λ/2 से लैम्बडा के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो cos 5/2 प्लस और माइनस 1/√2 है, तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। जब पॉजिटिव होगा तब इसकी वैल्यू होगी π/4, और जब नेगेटिव होगा तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4, है ना। कॉस नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस π/4, पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3π/4। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू हमको लेनी है, ध्यान से देखो कि π/4 जो है ना, ये इस पाई और 2π के रेंज में नहीं लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, ये भी अपना 3π/4 आ रहा है ना, 3, ये भी नहीं लाई कर रहा है, पाई और 2π के बीच में होना चाहिए। तो अपने पाई प्लस π/4 ले हम, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे 5π/4 ले लो। ओके, 5π/4। ध्यान से देखोगे कि ये जो π/4 वैल्यू है, ये जो है
मतलब कि पाई और 2 पाई के रेंज में नहीं लाई कर रही हैं, मतलब हमारी कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी, ये, ठीक है, कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। थर्ड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है तो हमने पाई उसमें और ऐड कर दिया। ओके, ये हमारी कहानी होती है। चलो इतनी बात हमने कर दी। अब ये हमारे नेगेटिव वैल्यू है, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। मतलब यहाँ पे जो ये कॉस 1/√2, तो यहाँ पाई बाई 4 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 5/2 की वैल्यू है ये। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 5π/2। 5 की वैल्यू क्या आ गई, 5π/2। हमको फेज डिफरेंस मिल गया। अब फेज डिफरेंस के हम जो है पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, बस अब कहानी सेम है। फेज डिफरेंस मिल गया है ना, तो हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो 5π/2 इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से क्या, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 5λ/2 इक्वल टू आ गया डेल्टा एक्स। 5λ/2 आ गया डेल्टा एक्स, ठीक है, ये हमको पाथ डिफरेंस मिल गया। अब पाथ का डिफरेंस जो है सिर्फ स्लैब की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो कोई भी एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो वो पाथ का डिफरेंस हम μ-1 टाइम्स ऑफ टी से इक्वेट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा μ-1 टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5λ/2। बस अब यहाँ से जो है टी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या, टी की वैल्यू निकाल लो, आपको जो है म्यू लैम्बडा वो सब के टर्म में मिल जाएगा। ओके, इतनी बातें होती हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके ऊपर। हमने इंटेंसिटी वाला यूज़ किया, यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर मीडियम डाल सकते हैं। बस मेनली कहानी इतना है कि जो पार्ट डिफरेंस आता है वो μ-1 टाइम्स ऑफ टी आता है। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद हम लेक्चर को रैप अप करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन में समझना, वो कॉन्सेप्ट ही है, समझ लो। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि मैं कॉन्सेप्ट की तरह करा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट की तरह नोट करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरह। मान लो यहाँ पे मेरा एक स्लिट्स है, ओके, और मान लो मैं यहाँ पे स्लैब डाल देता हूँ, जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, दोनों तरफ स्लैब डाल सकते हैं, ओके। अगर दोनों तरफ स्लैब हो तो, जैसे कि यहाँ पे भी अगर स्लैब डाल दूँ, मान लो μ1 है और यहाँ पे इसका थिकनेस टी है और ये μ2 है, तब क्या करोगे, तब पार्ट डिफरेंस कितना आएगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे बीचों बीच निकालूं तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे ही बता रहा हूँ सिर्फ डाउट के लिए। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, तब आ जाएगा यहाँ पे ये इसका देखो, ये इसका कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, यहाँ पे इसका जो पार्ट डिफरेंस आएगा पहले वाले की वजह से, पहले वाले का पाथ कितना आएगा, पहले वाले का पाथ आएगा जो कि मतलब कि टोटल पाथ कितना ट्रैवल कर रहा है। मान लो ये S1 पॉइंट है, S2 पॉइंट है, ये P पॉइंट है। अगर इस तरह से दिया हो तो कितना आएगा देखते हैं। चलो मान लो डिस्टेंस D है और ये स्मॉल d है, ओके। ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ऐसे ही। तो अगर दोनों स्लैब दिए हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, दोनों अगर μ1 μ2 बराबर हो जाए ना, तब तो कोई पाथ का डिफरेंस आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि म्यू बराबर टी बराबर डिस्टेंस भी बराबर ट्रैवल कर रहे हैं, तो पाथ का डिफरेंस किस बात पे आएगा। पाथ का डिफरेंस इसलिए तो आ रहा है क्योंकि स्लैब आ गया, लेकिन दोनों में स्लैब डाल देंगे तो ये भी इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, ये भी इतना एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, तो कोई पाथ का डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर μ1 μ2 अलग है तो पाथ का डिफरेंस आएगा। कैसे, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, पहला रे S1P जो कि ज्योमेट्रिकली हमको दिख रहा है, और एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल कर रहा है, एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है μ1 - 1 इंटू टी, ओके। ये पहला रे ट्रैवल कर रहा है, फर्स्ट रे का पाथ है ये, फर्स्ट है, ठीक है। और सेकंड है, सेकंड रे कितना ट्रैवल कर रहा है, S2P प्लस μ2 - 1 इंटू टी, ये आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि अगर हम पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स निकालें तो हो जाएगा S2P - S1P प्लस यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ1 - μ2 इंटू टी, ठीक है, μ1 - μ2 इंटू टी, यही तो आ रहा है ना, μ1t - μ2t, ओके, और माइनस टी प्लस टी कैंसिल, ओके। चलो हमने डेल्टा एक्स निकाला, ठीक है, दोनों के पाथ का डिफरेंस निकाला, तो ये आ रहा है। अब ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पर S1P और S2P बराबर हैं, डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस तो बराबर है ना, ये S1P S2P की ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बराबर नहीं हो तो इसको लेके चलना है ऐसे, S2P - S1P, इसको ऐसे लेके चलोगे तो यहाँ पे ये लिखोगे, और यहाँ पे मतलब जब मान लो S1 S2P बराबर हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, लेकिन हर जगह कैंसिल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे होता तब कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या आ गया, μ1 माइनस μ2 इंटू टी। कॉन्सेप्ट को देखो आप, कॉन्सेप्ट पे अगर थिकनेस भी अलग अलग होती तो यहाँ पे μ1 माइनस 1 T1 इंटू T2 करते, वो सब करते हैं हम। ओके, तो वो सारी कहानी भी कर सकते हैं। अगर दोनों का थिकनेस अलग अलग होता, मान लो इसका T1 होता, इसका T2 होता, यहाँ पे T1 रखते हैं, यहाँ पे T2 रखते, फिर माइनस करते हैं। कॉन्सेप्ट का पूरा खेल है, बस किस तरह से पार्ट डिफरेंस निकाला जाता है। ओके, आई होप सो ये समझ पड़ा होगा। चलो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि एक क्वेश्चन की तरह समझना है, उसको वही कराने वाला था, लेकिन मैंने बोला चलो अगर दोस्त लैब आ गया तो कैसे क्वेश्चन आएगा आप उसको देख सकते हो। बाकी इसके बेस पर रैपिड फायर राउंड में हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जे एडवांस लेवल के, मोर देन जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है, सुनो ध्यान से, कि भाई अगर मैंने यहाँ पे स्लैब लगाया, मान लो थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है। आपने पता है कि ओरिजिनल सेंटर ब्राइट यहाँ पे है, क्या है, ओरिजिनल सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे है, ठीक है ना। हमको पता, ये भी हम एक बात हमको और पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा होता है लैम्बडा डी बाई डी, ये बात भी हमको पता है। और हमको पता है कि सेंटर ब्राइट जो है शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया है, इतना कुछ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, जो कि ये है डी साइन थीटा, ठीक है। सेंटर ब्राइट जो है शिफ्ट हो गया। अब मान लो सेंटर ब्राइट जो है वाई डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ठीक है, मेरी बात सुनो, सेंटर ब्राइट कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, वाई डिस्टेंस। तो वाई डिस्टेंस में कितने फ्रिंजेस आ गए, मेरा क्वेश्चन ये है, वाई डिस्टेंस में कितने फ्रिंजेस आ गए। मान लो कि सेंटर ब्राइट जो है कुछ ऊपर शिफ्ट हो गया, तो उतने में कितने फ्रिंजेस आएंगे, मतलब कितना फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, मतलब मान लो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट मिनिमा, फिर ये क्या पे आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर क्या आएगा, सेकंड मिनिमा, फिर क्या आएगा, सेकंड मैक्सिमा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये रे ऑफ लाइट इतना ऊपर गया, तो इतने बीच में 4 फ्रिंजेस आ गए, कितने आ गए, 4 फ्रिंजेस आ गए। अब लेकिन मैं यहाँ पे जनरल कोई वैल्यू लूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, मैं यहाँ पर कोई जनरल वैल्यू लूँ और बोलो कितने, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इन टर्म्स ऑफ म्यू, ठीक है, थिकनेस टी, लैम्बडा, ठीक है, ये सब के टर्म में आप निकालो। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाया कि भाई इतना ऊपर आ गए, देखो 4 फ्रिंजेस शिफ्ट हो गए, क्योंकि फ्रिंज विड्थ कितना होता है, बीटा लैम्बडा डी बाई डी, 4 आ गए। तो अब देखो सिंपली कर सकता हूँ मैं कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे पूरा डिस्टेंस निकाल लूँ और उसको 4 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को एक फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, ठीक है, एक फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ, ये पूरे डिस्टेंस को अगर मैं एक के फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूँ, मेरी बात समझो, जैसे मान लो एक का फ्रिंज विड्थ जो है 2 का है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रैंडम 2 का फ्रिंज विड्थ है, 2 का फ्रिंज विड्थ है, टोटल 4 फ्रिंजेस इसके अंदर है। तो अब मैं पूरा डिस्टेंस निकालो, पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 8, और किसी एक के फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूँ मैं, तो अपना आंसर क्या आ गया, 4। और 4 क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, 4 क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, मतलब मैं टोटल डिस्टेंस को किसी एक के फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूं, अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ठीक है, क्या मिल जाएगा अपने को, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। वही प्रोसेस मैं यहाँ पे करूँगा, वही प्रोसेस अब मैं करूँगा। देखो सेंटर ब्राइट का वाई क्या आता है, वाई का फॉर्मूला हमने निकाला है, जो कि आता है म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी बाई स्मॉल डी, ये अपना आता है वाई, है ना, कितना सेंटर ब्राइट कहाँ पे आता है, इसको हमने कैसे निकाला, तो पता है ना आपको कि भाई हम म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू हमने डी साइन थीटा किया था, और यहाँ पे हमने लिखा था कि म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी करके हमने निकाला था, तो उसके ऊपर से वाई की ये वैल्यू आई थी। ओके, चलो वो बात ठीक है, लेकिन सेंटर ब्राइट इतना गया, ये तो हमने पूरा डिस्टेंस निकाल लिया है, वाई पूरा डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूँगा, एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड करूँगा, एक फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्बडा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ कॉन्स्टेंट होता है ना, ये आ गया ना। अब इसको मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड समझ पड़ेगा ना कैसे आता है डिवाइड करने से। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करो तो म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी इंटू डी बाई डी अपॉन लैम्बडा डी बाई डी। तो यहाँ से कैपिटल डी और स्मॉल डी कैंसल, तो अपना आता है एन इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ टी बाई लैम्बडा। ठीक है, फॉर्मूला याद मत रखो,
तरीका है देखो किस तरह से मैंने किया। मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया और किसी एक के फ्रिंज वेट से निकाल लिया। जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस 10 है और 5 फ्रिंजेस शिफ्टेड है, तो एक का हो जाएगा 2, तो मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड मेरे को मिल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर इतने कहानी होते हैं। अब इसके बेस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हम रैपिड फायर राउंड में लेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट, आई होप सो आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पड़ा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।